स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन शायद उसकी बारीकियों को पूरी तरह नहीं समझते। मैं बात कर रही हूँ सीरम ट्यूमर मार्कर्स की। हमारे पास जानकारी का एक स्रोत है, मूलतः एक टेबल है जिसमें अलग-अलग मार्कर्स और वो किन स्थितियों से जुड़े हैं इसका जिक्र है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये मार्कर्स असल में है क्या, इनका क्लिनिकल यूज क्या है और सबसे जरूरी इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। क्योंकि जैसा कि हमारा सोर्स हमें याद दिलाता है, ये कैंसर के डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग का पहला हथियार नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इनका असली महत्व क्या है। अगर ये निदान नहीं कर सकते तो हम इन पर ध्यान क्यों देते हैं, और क्यों हमेशा निर्णायक पुष्टि के लिए बायोप्सी पर ही भरोसा किया जाता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, अगर ये प्राइमरी डायग्नोसिस के लिए नहीं है तो हमारे सोर्स के अनुसार इनका मुख्य काम क्या है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हाँ देखिए, स्रोत इस बात को बिल्कुल साफ करता है। इनका जो मेजर यूज है वो दो एरियाज में है। पहला ये देखना कि कैंसर के इलाज का मरीज पर क्या असर हो रहा है, यानी रिस्पॉन्स टू थेरेपी। और दूसरा, इलाज के बाद बीमारी वापस तो नहीं आ रही, यानी रिकरेंस, उस पर नजर रखना। ये एक तरह से बीमारी की एक्टिविटी के इंडिकेटर हैं, पर ये उसके होने या न होने का पक्का सबूत नहीं देते। अच्छा, और ये प्राइमरी डायग्नोसिस या स्क्रीनिंग के लिए ठीक क्यों नहीं माने जाते, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जैसा स्रोत बताता है, ये अक्सर नॉन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये कई गैर कैंसर वाली हालतों में भी बढ़ सकते हैं। और साथ ही ये हमेशा उतने सेंसिटिव भी नहीं होते, यानी कैंसर होने पर भी हो सकता है इनका लेवल नॉर्मल ही रहे। ओह, ओके। इसीलिए कैंसर की पक्की पुष्टि के लिए टिश्यू सैंपल लेकर उसकी जांच, यानी बायोप्सी, वही गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्योंकि वो सीधे कैंसर सेल्स को देखने और अहम उनके टाइप को समझने का मौका देती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, निगरानी बनाम निदान। इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए कुछ खास मार्कर्स पर आते हैं जो हमारे स्रोत में हैं। पहला है अल्फा फीटोप्रोटीन यानी AFP। स्रोत इसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और कुछ जर्म सेल ट्यूमर से जोड़ता है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात लिखी है, इसका भ्रूण यानी फीटस से भी संबंध है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, एक कैंसर मार्कर और एक नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोटीन। हाँ, ये वाकई एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये ट्यूमर मार्कर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता भी है। AFP जो है वो नॉर्मली डेवलप हो रहे फीटस द्वारा बनाया जाता है, खासकर उसके लिवर और योक सैक से। इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान इसके लेवल का इस्तेमाल कुछ जन्मजात समस्याओं, जैसे कि स्रोत बताता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स के संकेत के लिए किया जाता है। अच्छा। और लो लेवल्स डाउन सिंड्रोम से जुड़े हो सकते हैं। अब कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर लिवर कैंसर, HCC और कुछ जर्म सेल ट्यूमर्स में, ये मार्कर फिर से बढ़ने लगता है। माना ये जाता है कि कुछ कैंसर सेल्स अपनी डेवलपमेंटल प्रक्रिया में पीछे लौटकर वो क्या कहते हैं फीटल जैसी कुछ प्रॉपर्टीज फिर से अपना लेती हैं, जिसमें AFP बनाना शामिल हो सकता है। तो एक ही मॉलिक्यूल शरीर की नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंडीशंस में रोल प्ले कर रहा है। तो ये दिखाता है कि कैसे नॉर्मल प्रोसेस और कैंसर एक ही मार्कर से जुड़े हो सकते हैं। स्रोत में अगला मार्कर HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसके बारे में भी कुछ ऐसी ही कहानी लगती है, प्रेगनेंसी वाली स्थितियां और कैंसर दोनों से जुड़ाव। हाँ बिल्कुल, HCG भी एक क्लासिक उदाहरण है। हम इसे अक्सर प्रेगनेंसी टेस्ट से जोड़ते हैं ना, क्योंकि ये प्लेसेंटा के सिंसिट्रियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। स्रोत इसे हाइड्रेटिडी-फॉर्म मोल और कोरियोकार्सिनोमा जैसी स्थितियों से जोड़ता है, जिन्हें जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कहते हैं। ये प्रेगनेंसी से जुड़ी एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं। ओके। इसके अलावा HCG टेस्टिकुलर कैंसर में, खासकर नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर और मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर में भी एक अहम मार्कर है। तो फिर वही बात हुई, एक ही मार्कर नॉर्मल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस और कैंसर तीनों से जुड़ा है। ये बात फिर से अंडरलाइन करती है कि इन मार्कर्स की व्याख्या में कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है। ये शुरुआती उदाहरण वाकई मार्कर्स की मल्टीपर्पस भूमिका को साफ करते हैं। अब उन मार्कर्स पर आते हैं जो शायद ज्यादा कॉमन अडल्ट कैंसर से जुड़े हैं। स्रोत में CA 15-3, 2729 का जिक्र है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CA 125 ओवेरियन कैंसर के लिए और CA 19-9 पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए।
क्या इनमें भी वही लिमिटेशंस है या ये निदान के थोड़े करीब हैं? नहीं, लिमिटेशंस का वही पैटर्न यहाँ भी लागू होता है। स्रोत इन्हें क्लियरली इन स्पेसिफिक कैंसर से जोड़ता है। CA 15-32729 ब्रेस्ट कैंसर से, CA 125 एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर से और CA 99 पैंक्रियाटिक एडेनोकार्सिनोमा से। लेकिन इनका भी प्राइमरी यूज डायग्नोसिस हो चुके केसेस में ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस देखना या बीमारी के वापस आने पर नजर रखना ही है। अच्छा। जैसे CA 125 की बात करें तो कभी कभी हाई रिस्क वाली महिलाओं में स्क्रीनिंग की बात होती है, पर आम आबादी में स्क्रीनिंग के लिए इसकी स्पेसिफिसिटी काफी नहीं है। उससे फॉल्स पॉजिटिव का डर रहता है। तो मूल सिद्धांत वही रहता है, ये निगरानी के औजार हैं, निदान के नहीं। समझ गए। यानी पैटर्न बिल्कुल वही है। अब एक और मार्कर पर आते हैं जिसे स्रोत ने साफ तौर पर बहुत अविशिष्ट यानी वेरी नॉन स्पेसिफिक कहा है, CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। बहुत अविशिष्ट। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये शायद किसी काम का ही ना हो। अगर ये इतना फैला हुआ है तो क्लिनिकली इसका इस्तेमाल कैसे होता है फिर? देखिए, अविशिष्ट का मतलब यही है कि CEA किसी एक कैंसर के लिए खास नहीं है। जैसा स्रोत बताता है, इसका मेन कनेक्शन कोलोरेक्टल और पैंक्रियाटिक कैंसर से है, लेकिन ये गैस्ट्रिक, ब्रेस्ट, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा और यहाँ तक कि कुछ नॉन कैंसर कंडीशंस में भी बढ़ सकता है, जैसे स्मोकिंग करने वालों में या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में। ओह ओके। तो फिर इसका यूज कैसे होता है? इसकी नॉन स्पेसिफिसिटी के बावजूद ये स्थापित बीमारी की मॉनिटरिंग में उपयोगी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोलोरेक्टल कैंसर के मरीज में सर्जरी से पहले CEA लेवल मापते हैं। अगर सर्जरी के बाद लेवल गिरता है और फिर बाद में बढ़ने लगता है तो ये बीमारी की वापसी का संकेत हो सकता है। अच्छा, तो ट्रेंड देखना महत्वपूर्ण है। जी हाँ। तो इसका महत्व एक अकेली रीडिंग में उतना नहीं जितना समय के साथ इसके पैटर्न या ट्रेंड में है, खासकर एक ज्ञात रोगी में। अच्छा, ये बात PSA पर भी लागू होती होगी, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PSA को तो अक्सर लोग प्रोस्टेट कैंसर टेस्ट ही समझ लेते हैं। लेकिन हमारे स्रोत के नोट्स में BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और प्रोस्टेटाइटिस का भी जिक्र है और स्क्रीनिंग के फायदे पर भी सवाल उठाया गया है। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बिल्कुल, PSA शायद सबसे ज्यादा चर्चा और कहें तो विवाद का विषय रहा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड से बनने वाला प्रोटीन है और प्रोस्टेट कैंसर में इसका लेवल अक्सर बढ़ जाता है। लेकिन जैसा स्रोत सही इशारा कर रहा है, ये BPH जो उम्र के साथ प्रोस्टेट का सामान्य बढ़ना है और प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट में सूजन, इन नॉन कैंसर कंडीशंस में भी बढ़ सकता है। इसी नॉन स्पेसिफिसिटी की वजह से स्क्रीनिंग को लेकर बहस है। स्रोत में लिखा है क्वेश्चनेबल रिस्क बेनिफिट फॉर स्क्रीनिंग। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग करने से कई ऐसे पुरुषों में PSA बढ़ावा मिल सकता है जिन्हें शायद क्लिनिकली महत्वपूर्ण कैंसर ना हो। इससे फिर बेवजह की चिंता, बायोप्सी और शायद ओवर ट्रीटमेंट का खतरा रहता है। हाँ, ये तो है। इसलिए आजकल ज्यादा जोर इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट और शेयर्ड डिसीजन मेकिंग पर है, बजाय कि सबके लिए एक जैसी स्क्रीनिंग की सिफारिश करने के। हाँ, इलाज के बाद रिकरेंस की मॉनिटरिंग में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं। तो PSA का उदाहरण दिखाता है कि एक सामान्य सा लगने वाला टेस्ट भी कितना पेचीदा हो सकता है और उसके सामाजिक असर भी हो सकते हैं। अब तक हमने जिन मार्कर्स की बात की वे ज्यादातर किसी खास ऑर्गन या कैंसर टाइप से जुड़े थे, लेकिन स्रोत में LDH और एल्कलाइन फॉस्फेटेस का भी जिक्र है और इन्हें ट्यूमर बर्डन या मेटास्टेसिस जैसी ज्यादा ब्रॉड चीजों से जोड़ा गया है। ये मार्कर कैसे अलग हैं? हाँ, ये थोड़े अलग तरह के मार्कर हैं। LDH यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक इंट्रासेल्युलर एंजाइम है जो शरीर की लगभग सभी सेल्स में मिलता है। जब सेल्स डैमेज होती हैं या तेजी से बढ़ती और मरती हैं, जैसा कैंसर में होता है, तो LDH खून में लीक होता है। इसलिए स्रोत इसे ट्यूमर बर्डन का एक इनडायरेक्ट मार्कर मानता है, मतलब शरीर में कैंसर सेल्स की कुल मात्रा का एक अंदाजा देता है। अच्छा, ये किसी खास कैंसर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कुछ कैंसर जैसे टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर, लिम्फोमा और ओवेरियन डिसजेमिनोमा में इसका लेवल बीमारी की स्टेज और प्रोग्नोसिस से जुड़ा हो सकता है और इलाज का असर देखने में भी मदद करता है। और एल्कलाइन फॉस्फेटेस, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, हाँ, एल्कफॉस भी एक एंजाइम है जो मेनली लिवर, हड्डियों और बाइल डक्ट्स में पाया जाता है। स्रोत बताता है कि इसका बढ़ा हुआ लेवल हड्डी या लिवर में मेटास्टेसिस यानी कैंसर के फैलने का संकेत हो सकता है, क्योंकि इन अंगों में कैंसर फैलने पर वहां एक्टिविटी बढ़ जाती है। साथ ही ये पेजिड डिजीज जैसी हड्डी की नॉन कैंसर बीमारी में भी बढ़ सकता है। ओके। यहाँ स्रोत का एक जरूरी नोट है,
अगर ALK phos बढ़ा हुआ है तो हमेशा लिवर फंक्शन टेस्ट, LFTs और GGT की जांच करनी चाहिए। क्यों? इससे पता चलता है कि यह बढ़ा हुआ लेवल लिवर से आ रहा है या हड्डी से, जो सही डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत उपयोगी जानकारी है, खासकर ALK phos के सोर्स का पता लगाने वाली बात। चलिए अब जल्दी से उन कुछ और मार्कर्स को देख लेते हैं जो हमारी टेबल में है। कैल्सिटोनिन, क्रोमोग्रानिन ए और न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज NSC, ये थोड़े कम कॉमन कैंसरों से जुड़े लगते हैं। जी हाँ, ये ज्यादा स्पेसिफिक कंडीशन से जुड़े हैं। स्रोत के अनुसार कैल्सिटोनिन मुख्य रूप से मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा MTC का मार्कर है, जो थायराइड कैंसर का एक रेयर टाइप है। ये MTC के डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग और यहाँ तक कि उन परिवारों में स्क्रीनिंग के लिए भी उपयोगी है जिनमें MEN2A या MEN2B सिंड्रोम का इतिहास है। MEN2AB? हाँ, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया सिंड्रोम, जिनमें MTC एक कंपोनेंट हो सकता है। अच्छा, और क्रोमोग्रानिन ए और NSC? क्रोमोग्रानिन ए और न्यूरॉन स्पेसिफिक एनालिस NSE, ये दोनों ही न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नेट्स से जुड़े हैं। ये ऐसे ट्यूमर हैं जिनमें हार्मोन बनाने वाली एंडोक्राइन सेल्स और नर्व सेल्स दोनों की विशेषताएं होती हैं। स्रोत उदाहरण देता है जैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर SCLC, कार्सिनॉइड ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमा और न्यूरोब्लास्टोमा। CGA आमतौर पर ज्यादातर नेट्स के लिए एक जनरल मार्कर माना जाता है, जबकि NSE खासतौर पर SCLC और न्यूरोब्लास्टोमा जैसे कुछ टाइप में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी डायग्नोसिस से ज्यादा बीमारी के बोझ और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स की मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हमें मुख्य सबक निकालना हो तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि ये मार्कर उपयोगी तो है, पर इनसे चमत्कारी जवाबों की उम्मीद करना गलत है। इन्हें सिर्फ कैंसर टेस्ट कह देना शायद बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन होगी। आपने बिल्कुल सही समझा। सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है कि सीरम ट्यूमर मार्कर्स एक बड़ी क्लिनिकल पजल के महज कुछ टुकड़े हैं। इनकी असली वैल्यू तब सामने आती है जब किसी व्यक्ति में कैंसर का डायग्नोसिस पहले ही हो चुका हो। तब ये समझने में मदद करते हैं कि इलाज कितना काम कर रहा है या कहीं बीमारी वापस तो नहीं आ रही है। इनकी इंटरप्रिटेशन हमेशा, और मैं इस पर जोर देना चाहूंगा, हमेशा पेशेंट के सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, इमेजिंग रिपोर्ट्स जैसे CT, MRI, PET स्कैन और सबसे बढ़कर बायोप्सी के नतीजों के साथ मिलाकर ही की जानी चाहिए। इनकी जो लिमिटेशंस है, जैसे नॉन स्पेसिफिसिटी और इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी, उन्हें समझे बिना इनका इस्तेमाल मिसलीडिंग हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि मेडिसिन में शायद ही कोई एक टेस्ट हो जो सारे जवाब दे दे। सीरम ट्यूमर मार्कर्स कैंसर की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने का एक और टूल है, खासकर बीमारी की यात्रा पर नजर रखने के लिए। और जैसा हमने AFP और HCG के उदाहरणों में देखा कि कभी-कभी हमें शरीर की नॉर्मल प्रक्रियाओं के बारे में भी कुछ सिखाते हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट, मॉनिटरिंग और एक होलिस्टिक अप्रोच यही कुंजी है। बिल्कुल, हमारा स्रोत एक संक्षिप्त ओवरव्यू देता है, लेकिन रियल प्रैक्टिस में हर मरीज यूनिक होता है और इन मार्कर्स से मिली जानकारी को उस मरीज की पूरी मेडिकल कहानी के साथ इंटीग्रेट करना ही सही क्लिनिकल फैसले लेने का आधार है। इस विषय पर आगे सोचने वाले हमारे श्रोताओं के लिए शायद एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जीनोमिक्स के फील्ड आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम भविष्य में ऐसे ट्यूमर मार्कर्स की उम्मीद कर सकते हैं जो ज्यादा स्पेसिफिक हों? शायद ऐसे मार्कर्स जो न केवल कैंसर की मौजूदगी बताएं, बल्कि उसके सबटाइप, उसकी अग्रेसिवनेस और यहाँ तक कि किन दवाओं के प्रति वो सेंसिटिव होगा, इसकी भी जानकारी दे सकें। हाँ, लिक्विड बायोप्सी जैसे जो नए क्षेत्र उभर रहे हैं, वो इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं। बिल्कुल, यह निश्चित रूप से भविष्य में कैंसर डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग के तरीके को बदल सकता है। आज की इस गहन पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा सीरम ट्यूमर मार्कर्स को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में मददगार रही होगी।